वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। हेलो, तो आज हमारी ये CSS की पहली क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंदर हम CSS के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। तो पहले देख लेते हैं कि पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले CSS का जानेंगे कि CSS होता क्या है। व्हाट इज CSS एंड और क्या पढ़ेंगे हम कि आखिर CSS फाइल को लिंक किस तरीके से किया जाता है। तो वेज पढ़ेंगे लिंक के, ठीक है। और बॉक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम एंड सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 टॉपिक रहने वाले हैं आज की वीडियो के। तो सबसे पहले मैं नोट्स खोल लेता हूं। ये नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। और एक फोल्डर खोल लेता हूं यहाँ पर CSS क्लास 1 एंड यहाँ पर मैं अपना VS कोड खोल लेता हूं। और यहीं पर एक index.html, तो ये HTML फाइल बन चुकी है। इसका मैं सिंटैक्स ले आता हूँ। ये सिंटैक्स आ गया, यहाँ पर CSS होने वाला है CSS क्लास 1, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। और अगर आपने HTML की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो एक बार उसे भी देख लेना। देन फिर आना इस वीडियो पे, तभी आपको CSS भी समझ में आएगी, क्योंकि CSS से पहले HTML को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंट्रो की बात करते हैं कि हमारा CSS का इंट्रो। सबसे पहले देखो कि आखिर CSS होता क्या है। CSS क्या करता है कि जो भी हमारा वेब पेज होता है उसको खूबसूरत बनाने का काम करता है। कि आप बहुत सारी वेबसाइट देखते होंगे, जैसे कि amazon.com। कैसी दिखती है हमारी amazon.com? देखो इतनी खूबसूरत सी ये दिख रही है, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम CSS को अप्लाई ना करें तब ये कैसी दिखेगी। यहां पर देखो, ये अभी ऐसी दिख रही थी हमें वेबसाइट। देन अगर हम यहां पर CSS को अप्लाई ना करें तो हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और बेसिकली CSS की जो डेफिनेशन भी यही है कि हम वेबसाइट के अंदर डिजाइन को ऐड करते हैं, ठीक है। कलर्स को ऐड करते हैं, उसके साइज को डिफाइन करते हैं कि हमारे टेक्स्ट का साइज क्या होने वाला है, कि कोई कंटेनर है उसका साइज क्या होने वाला है। इन सारी चीजों को मिलाकर ही हम एक वेब पेज को काफी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। और इसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक। देखो CSS की हेल्प से जो हमारी HTML पेज है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जो सी चीज जहां चाहिए वहीं पे होगी। तो इस वजह से जो हमारा यूजर है वो काफी अच्छे से हमारे वेब पेज के सारे कंटेंट को कंज्यूम कर पाएगा। और कंसिस्टेंसी रहेगी उसके अंदर कि जो यूजर है वो हमारे वेब पेज को देखेगा, उसको काफी अच्छा लगेगा। देन वो तो ज्यादा समय तक उस वेबसाइट पे अपना समय बिताएगा। और रिस्पॉन्सिव रहेगा। रिस्पॉन्सिव डिजाइन मतलब कि जो वेब पेज है वो किसी भी स्क्रीन पे चल रही है तो हर स्क्रीन पे परफेक्टली चल रही है। जैसे कि हमारी विंडो स्क्रीन है उस पे एंड फोन की स्क्रीन उस पे, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है हमारे वेब पेज की, इजी टू मेंटेन हो जाती है हमारी वेब पेज। यही है कि आखिर CSS होता क्या है। देन अब बात करते हैं कि आखिर CSS को किस तरीके से लिंक किया जाएगा। हमारे पास 3 वेज होते हैं कि किस तरीके से लिंक किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं कोड में ही लिख देता हूं और तीनों वेज बताता हूं। यहां पर मैंने H1 का टैग लिखा, ठीक है। तो अगर मैं इस H1 के टैग के अंदर ही स्टाइल करके कुछ भी प्रॉपर्टी लगा देता हूं, जैसे कि कलर, क्या करूं, कलर इसका रेड कर देते हैं। कलर रेड कर दिया और यहां पर लिख देता हूं CSS, ठीक है। और इसको मैं वेब पेज पे ओपन कर लेता हूं। ये देखो CSS जो लिखा हुआ है वो रेड कलर का आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके को ही बोला जाता है
इनलाइन CSS। ठीक है, यहाँ पर भी दे रखा है कि हमारा जो भी एलिमेंट है उसके अंदर ही स्टाइल टैग एंड कोई भी उसकी प्रॉपर्टी लगा दो। यहाँ पर इन्होंने लगा के दिखाया है कि कलर ब्लू एंड फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पर हम भी अपने फॉन्ट साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि मैं जो फॉन्ट साइज है इसको मैं कर देता हूँ, मान लो 50 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, 50 पिक्सल्स करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये था CSS लिखा हुआ था वो बड़ा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, जो भी हम एलिमेंट के अंदर लिखे जाए। ठीक है, और एक होता है हमारा, इसको हटा देते हैं इनलाइन CSS को, एक होता है हमारा इनलाइन CSS। इनलाइन तो ये था, अब एक और होता है हमारा इंटरनल CSS। तीन तरह के CSS हो गए, एक इनलाइन, इनलाइन जो कि अभी हमने पढ़ा, दूसरा है इंटरनल जो कि कैसे करेंगे, हेड टैग के अंदर ही यहां पर हम स्टाइल टैग लगाएंगे। ठीक है, और स्टाइल टैग के अंदर हम चीजों को डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइंड होगा, जैसे कि ये जो H1 था इसको मैंने ले लिया, अब यहां पर मैं चेंज कर देता हूं। जैसे कि कलर जो है उसको मैंने, एक चीज दिखा देता हूं पहले कि अभी हमारा जो कलर और साइज है, देखो वो मैंने इनलाइन CSS हटा दिया था तो ये पहले जैसा ही हो चुका है। अगर मैं यहां पर कलर लगा देता हूं रेड एंड इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं यहां पर 50 पिक्सल्स, तो ये हमारा पहले जैसे ही हो गया, ये देखो। ठीक है, और यहां पर हम इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं 100 कर देता हूं तो देखो और बड़ा हो गया। ठीक है, अगर हम यही चीज हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर सारी की सारी हम स्टाइलिंग करते हैं तो इसको ही बोलते हैं हम इनलाइन CSS। अब तीसरी होती है हमारी एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होगा, हम एक दूसरा ही फाइल क्रिएट करेंगे जिसकी डॉक टाइप क्या रहेगा, CSS रहने वाला है। यहां पर देखो, यहां पर मैंने एक style.css नाम से फाइल बनाई और यहां पर मैं स्टाइलिंग करता हूं, जैसे कि H1 की ही स्टाइलिंग कर देता हूं। कलर इस बार ब्लू करते हैं एंड जो तो फॉन्ट साइज है इसको कर देते हैं 50 पिक्सल्स। ठीक है, और इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूं। अब देखो यहां पर अभी इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई अप्लाई, क्योंकि अभी तक जो मेरा दूसरे की फाइल थी वो CSS वाली फाइल मैंने HTML वाली फाइल के साथ कनेक्ट नहीं किया। अब कनेक्ट कैसे करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। यहां पे आओ, लिंक लिखो और ये जो href है इसके अंदर मैं CSS फाइल को लिंक कर दूंगा। कैसे लिंक होता है, ./ ये CSS वाली फाइल, इसको मैंने लिंक कर दिया। अब देखो अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे देखो अप्लाई हो गया। कलर नहीं आया ब्लू, क्यों नहीं आया, इसको दोबारा से डालते हैं, कलर ब्लू। अब देखो कलर भी आ गया। और मैं और भी चीजें अप्लाई करता हूं, मान लो इस पे बॉर्डर लगा देता हूं, बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर चाहिए मुझे। ठीक है, रेड कलर का बॉर्डर। अब ये देखो इसके ऊपर ये बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, इसके ऊपर ये पूरे के ऊपर बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हटा देता हूं। देन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 तरह के जो लिंकिंग के प्रोसेस थे वो किस तरीके से काम करते हैं। और अब जानते हैं कि इनकी प्रायोरिटी क्या होती है। प्रायोरिटी मतलब कि जो भी स्टाइलिंग, ठीक है, कि अगर मैं तीनों स्टाइलिंग कर देता हूं, इनलाइन भी कर देता हूं, इंटरनल भी कर देता हूं, एक्सटर्नल भी कर देता हूं, तो इन तीनों में से कौन सी स्टाइलिंग वर्क करेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर जो भी मेरा एलिमेंट है इसके करीब जौन सी भी स्टाइलिंग होगी वही अप्लाई होगी। जैसे कि मैं यहां इनलाइन स्लाइड वो कर देता हूं, इनलाइन CSS को अप्लाई कर देता हूं।
स्टाइल के अंदर कलर को मैं क्या कर दूं, येलो कर देता हूं। येलो कर दिया तो अब देखना क्या होगा कि यहां पर जो CSS का कलर था वो येलो हो चुका है। क्यों येलो हो गया? क्योंकि इस एलिमेंट के सबसे करीब ये वाली स्टाइलिंग है, इस वजह से इसका कलर येलो हो गया। और अगर मैं ये इंटरनल CSS थी, इसको अप्लाई कर देता हूं, अभी भी देखोगे तो येलो ही है ना। और इसका साइज बढ़ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि कलर तो इसने इसका पिक कर लिया इनलाइन का, और साइज किसका पिक किया? इंटरनल का। ठीक है, क्यों इंटरनल का पिक किया? क्योंकि यहां पर इनलाइन में कोई भी साइज डिफाइन नहीं था, एक्सटर्नल में डिफाइन था। एक्सटर्नल का नहीं लेके इसने इंटरनल का लिया। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसके ज्यादा करीब कौन सा है? इंटरनल है। इसके बाद क्या आ रहा है हमारा? ये H1 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं ये फॉन्ट साइज है यहीं पर मैं 2 बार दे दूं, इंटरनल के अंदर मैंने 2 बार फॉन्ट साइज को दे दिया। ठीक है, इसको कर देते हैं मान लो 200 कर दिया, और भी ज्यादा बड़ा कर दिया। अब चेक करते हैं, देखो यहां पर अप्लाई नहीं हुआ, ये इतना ही आ रहा है। ठीक, इतना ही क्यों आ रहा है? और इसको मैं अब कमेंट कर देता हूं। अब देखो सेम ही आ रहा है, इसको मैंने कमेंट से हटा दिया तब भी सेम ही आ रहा है। तो जो हमारी CSS होती है इसमें प्रायोरिटी क्या होता है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, जो भी नीचे रहेगा उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। ठीक है, और ये ऊपर है इस वजह से काम नहीं किया। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं तो अब देखो इसका साइज बढ़ चुका है, एंड अगर मैं इसको दोबारा से कमेंट से हटा देता हूं तो इसका साइज कम हो चुका है। तो हम यहाँ पे ये समझे कि जो भी नीचे वाला एलिमेंट होगा उसकी ही CSS अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और एक चीज और सीखा कि इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी? इनलाइन की रहेगी। देन इसके बाद क्या आएगा? इंटरनल की रहेगी। फिर इसके बाद क्या रहेगा? हमारे एक्सटर्नल की रहेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या था हमारा? बॉक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेगी। ठीक है, तो बॉक्स सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूं अभी के लिए, एंड इसको हटा देते हैं। ठीक, अब यहां पर मैं एक डिव बना रहा हूं। मैंने क्या किया है? एक डिव बनाया है बस, और कुछ नहीं किया। इसकी स्टाइलिंग मैं यहां पे करता हूं, डिव पे CSS अप्लाई कर रहा हूं। क्या करूं? सबसे पहले इसकी साइज को डिफाइन कर देता हूं, विद 500 पिक्सल्स, एंड जो हाइट है इसको भी कर देता हूं 500 पिक्सल्स। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? यहां पर एक बॉक्स है लेकिन इसके अंदर ना कोई कलर है ना कोई बॉर्डर है। तो एक मैं बॉर्डर लगा देता हूं ताकि आपको दिखेगा। बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, आप देखो यहां पर एक बॉक्स दिख रहा है आपको। ठीक है, ये मैंने एक कंटेनर बना दिया है। बॉक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो बॉक्स सिस्टम में देखो क्या क्या चीजें होती हैं। ये पूरा का पूरा बॉक्स सिस्टम है। सबसे पहले क्या होगा? इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जो भी आइटम लिखा हुआ होता है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, एंड पैडिंग होता है, फिर बॉर्डर होता है, एंड मार्जिन होता है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूं, क्या लिखूं? CSS ही लिख देता हूं। तो अभी ये CSS यहां पर आ रहा है, और अगर मैं इसकी हाइट विड्थ को हटा देता हूं, ठीक है, हाइट विड्थ हटा दी तो कुछ ऐसा सा आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा क्यों आ रहा है ये? क्योंकि ये जो डिव है, 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तो ये है ब्लॉक एलिमेंट, इस वजह से आ रहा है। इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली क्या होता है कि ये पूरी की पूरी लेंथ को लेता है। ठीक है, जितनी भी विड्थ हो वो कंटेनर पूरी की पूरी विड्थ को ले लेगा। तो इसको हटाने के लिए मैं सबसे पहले ये जो डिव है इसको क्या कर देता हूं, डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए।
देखो इनलाइन कर दिया, तो अब ये पूरी की पूरी विद नहीं ले रहा, तो अभी के लिए इसके अंदर क्या है, सिर्फ हमारा कंटेंट मौजूद है। ठीक है, कंटेंट मौजूद है तो ऐसा दिख रहा है। एंड इस पे मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर अप्लाई है बेसिकली पहले से, और ये बॉर्डर अप्लाई है। ठीक है, देन इसके बाद क्या होता है, यहां पर मैं पैडिंग लगा रहा हूं 20 पिक्सल्स की। इसने क्या किया बेसिकली, इसने ये जो CSS लिखा हुआ था, कंटेंट था और ये बॉर्डर था, इसके बीच में गैप अप्लाई कर दिया है 20 पिक्सल्स का, और मैं इसको बढ़ाता हूं, मान लो 100 कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो गैप है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और ये इतनी ऊपर क्यों आ रहा है भाई, इसको नीचे लेके आते हैं। अब आपको अच्छे से दिखेगा। अभी आप इसकी टेंशन मत लेना कि इसके अंदर क्या CSS अप्लाई किया है, अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि अभी इसके अंदर क्या हुआ है, कि जो डिव था इसमें क्या हुआ है। ये जो इसके यहां से यहां तक का गैप जो है, ठीक है, ये जो गैप है ये कहां से आया है, ये पैडिंग से आया है। ठीक है, और क्या होता है, इसके बाहर एक मार्जिन होता है जो इसके बाहर के गैप को डिफाइन करेगा, वो रहेगा मार्जिन। इसको शो करने के लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा, इसके बगल में एक चीज और चाहिए होगी, तो इसको यहाँ कोड में सेम एक और डिव बना देते हैं ऐसा ही। ठीक है, अभी देखो ये जो दोनों कंटेनर है, दोनों क्या आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर मार्जिन अप्लाई कर देता हूं, मार्जिन अप्लाई कर दिया मैंने 50 पिक्सल्स का। 50 पिक्सल्स का मतलब कि जो इन दोनों के बीच का गैप है वो 50 पिक्सल्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो मार्जिन होता है वो बाहर के गैप को डिफाइन करता है। जो मार्जिन रहेगा वो बाहर के जो गैप को इसको डिफाइन करेगा। अभी मार्जिन इसके ऊपर भी है एंड इसके नीचे भी है एंड इसके इधर भी है एंड चारों साइड है। ठीक है, मार्जिन इस पे भी अप्लाई हुई है, इधर भी है एंड इधर भी है एंड इधर भी है। ठीक है, तो यही हमारा बॉक्स सिस्टम है। और यहां पर हम एक चीज और देख सकते हैं, अगर आप F12 की को प्रेस करोगे, यहां पर F12 को प्रेस किया, ये देखो बॉक्स सिस्टम आ गया। कैसे आया, यहां पर जैसे कि ये हमारा पूरा का पूरा, इसकी देखते हैं, यहां पर मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये चीज आ गई है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इस पे क्लिक करा मैंने, इस चीज को मैंने सिलेक्ट करके यहां पर क्लिक किया, देन यहाँ आपका स्टाइल क्लिक होगा, यहाँ पर कंप्यूटिंग को क्लिक कर देना, तो इसके बाद आपको ये बॉक्स सिस्टम हमारा दिख जाएगा। तो इसमें क्या है, ये जो चीज है कंटेंट है, देखो यहाँ पर शो भी कर रहा होगा, ये यहाँ शो भी कर रहा है, ये कंटेंट है। एंड इसके बाद जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप होता है वो होता है पैडिंग। देन इसके बाद आता है बॉर्डर, ये जो बॉर्डर, ये जो लाइन है यही हमारी बॉर्डर है, इस वजह से वो हाईलाइट नहीं हुआ। देन इसके बाहर क्या आता है, ये पैडिंग आया, ये पैडिंग मार्जिन आया। ठीक है, जो इसके बाहर अप्लाई हुआ वो चीज क्या होती है, मार्जिन होती है। ठीक, इस तरीके से बॉक्स सिस्टम काम करता है। ठीक, आगे आप और भी ज्यादा डिजाइनिंग में जाओगे, डिजाइनिंग करोगे, CSS अप्लाई करोगे, तब ये बॉक्स सिस्टम बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हमारे जो वेब पेज के अंदर हर एक चीज एक बॉक्स के अंदर ही होती है। ठीक, बॉक्स के अंदर होती है, इस वजह से हम बॉक्स सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बॉक्स सिस्टम आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम देखते हैं कि सिलेक्टर्स के बारे में। हमने अभी तक पढ़ लिया है कि इंट्रो क्या है,
लिंक किस तरीके से करते हैं, और हमने प्रायोरिटी भी पढ़ लिया है कि किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, बॉक्स सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब सिलेक्टर क्या है, देखो सिलेक्टर, यहाँ पर हमारा पहला सिलेक्टर क्या आता है, आईडी सिलेक्टर। बेसिकली सिलेक्टर मतलब ये है कि हम एलिमेंट को सीएसएस के अंदर किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी तो मैंने डायरेक्ट ये डिव से सिलेक्ट कर लिया था, तो अभी डिव को हटा दिया मैंने, यहाँ पर से एक और डिव को हटा देता हूं। अब यहाँ पर आईडी सिलेक्टर मतलब कि यहाँ पर आप एक आईडी दे दो, आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं बॉक्स कर देता हूं नाम। अब इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा है, कहीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टाइल में भी ये इंटरनल सीएसएस है या एक्सटर्नल में भी काम एक ही करेगी आपके। ये किसी काम का नहीं है तो इसको हटा देते हैं। लेकिन जो इनलाइन सीएसएस है वहां पे सिलेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एलिमेंट के अंदर ही सिलेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से। तो इनलाइन में भी अप्लाई करके दिखा देता हूं और एक्सटर्नल में भी अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर अगर हम आईडी से सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हैशटैग और जो भी हमारे आईडी का नाम है, जैसे कि यहाँ पर बॉक्स है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या था, सीएसएस लिखा हुआ था, तो इसका मैं क्या चेंज करूं, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज कलर चेंज करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। कलर क्या कर देते हैं, एक्वा कर देते हैं, एक्वा कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, कहाँ चला गया, ये रहा, देखो मिड में आ रहा है एक्वा कलर में। और अगर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं, फॉन्ट साइज 24 कर दिया, तो देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अगर मैं इसको और बड़ा करता हूं, 50 कर दिया, तो इसका जो साइज है और बड़ा हो गया, ठीक है। और अब मैं इसी सीएसएस को, सेम सीएसएस को कॉपी करके यहां पर अप्लाई करता हूं, ठीक है। सेम चीज ही है, यहां पर बॉक्स सिस्टम हैशटैग बॉक्स से मैंने आईडी को सिलेक्ट कर लिया, देन इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग कर दी। इस वाली स्टाइलिंग को अगर मैं कमेंट कर देता हूं, कमेंट कर दिया, इसका मतलब कि ये सीएसएस अब अप्लाई नहीं हो रही। हमारी कौन सी सीएसएस अप्लाई हुई, एक्सटर्नल वाली, ठीक है। अगर मैं यहां से इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, 100 कर दिया, तो ये देखो और भी ज्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सीएसएस रन किया। अब दूसरा सिलेक्टर क्या है हमारे पास, क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर, ठीक है। यहां पर हम बेसिकली क्लास देंगे हम अपने एलिमेंट को। यहां आईडी को मैंने हटा दिया, आईडी को हटा दिया। और आईडी की एक खासियत है कि आईडी को हम सीएसएस अप्लाई करने के लिए यूज नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो एक आईडी है वो मल्टीपल चीजों की नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन क्लास मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक की आईडी बॉक्स कर दी तो दूसरे की आईडी में बॉक्स नहीं कर सकता, तो ये जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें दिक्कत देता है। तो इस चीज को हम रिजॉल्व करने के लिए ज्यादातर हम सीएसएस अप्लाई क्लास से ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास सिलेक्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टर होता है हमारा। यहां पर मैं क्लास कर देता हूं इसकी बॉक्स, और एक बार मैं चेक करता हूं, यहां पर देखो इसके ऊपर कोई भी सीएसएस अभी के लिए अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, ये हैश तक के करके आईडी को सिलेक्ट करते थे, अब सिर्फ मैं डॉट करके सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरी क्लास सिलेक्ट हो जाएगी। दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई हो गया। इसी तरीके से क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। और भी हमारे कुछ सिलेक्टर होते हैं, जैसे कि ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। ग्रुप सिलेक्टर किस तरीके से काम करेगा, ग्रुप सिलेक्टर मतलब जैसे कि यहां पर 3 चीज दे रखे, इन तीनों के ऊपर सीएसएस अप्लाई किया है। कैसे अप्लाई किया है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों पे सेम सीएसएस अप्लाई हो, तो सेम सीएसएस अप्लाई करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले जो भी था H1, फिर कॉमा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या था, H2 एंड पैराग्राफ, ठीक है। यहां पर मैंने H2 कॉमा पैराग्राफ, इसके अंदर सीएसएस अप्लाई करता हूं। तो इसका कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं रेड, और एक बार देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। देखो ये रेड कलर का दिख रहा है, और यहाँ पर तीनों का फॉन्ट अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये H1 से आया है, उससे छोटा H2 से आया है, देन ये पैराग्राफ से आया है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर हम तीनों का फॉन्ट साइज भी सेम कर देते हैं, तो तीनों के सेम फॉन्ट साइज हो गए। और ये दोनों बोल्ड दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों हेडिंग टैग से आए हैं, इस वजह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या वेट कर देते हैं, इसका फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, सबके सब बोल्ड हो जाएंगे, तो सब एक जैसा दिखने लग जाएंगे। ये देखो, सबके सब एक जैसा दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम ग्रुप में चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट कर, अभी देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ H1 टैग को सिलेक्ट किया, तो टैग को हम डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी टैग को मतलब जैसे कि ये बॉडी है, बॉडी टैग है, तो मैंने डायरेक्ट बॉडी लिखा और CSS अप्लाई कर दिया, तो ये पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। ये पैराग्राफ है, तो मैंने पैराग्राफ लिखा है एंड इसके ऊपर CSS अप्लाई कर दिया है, तो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ को हमारी CSS लग जाएगी एक साथ, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं, एक और पैराग्राफ टैग लिखा, इसके अंदर मैं लिख देता हूं CSS क्लास सेकंड पैरा, ठीक है। अब देखो, एक ये पैराग्राफ था, एक ये पैराग्राफ था, यहां तीनों के ऊपर सेम CSS अप्लाई हो चुकी है, ये देखो, है ना। ये था एक पैराग्राफ और ये था दूसरा पैराग्राफ, दोनों के ऊपर सेम चीज अप्लाई हो गई है। तो इस वजह से हम कम यूज करते हैं डायरेक्ट टैग सिलेक्टर को, ठीक है। टैग सिलेक्टर को हम कम यूज करेंगे, ज्यादातर यूज हम क्लास सिलेक्टर को ही करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे नोट्स में, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होते हैं, सिर्फ स्टार करके मैं कुछ भी अप्लाई कर दूंगा तो ये पूरे के पूरे वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर मैंने इस बॉडी के प्रॉपर्टी को हटा दिया, तो आप देखो यहां पर आपको साइड में थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, टाइटल के बगल में गैप दिख रहा होगा। ये गैप किस वजह से है कि ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर का अपना भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये खुद अपने आप से थोड़ी सी CSS अप्लाई करके रखता है, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की वजह से। तो इसने अपने हिसाब से ही कुछ पैडिंग और मार्जिन लगा दी है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को, जो कि पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर अप्लाई होता है। तो कैसे होगा, स्टार लिखो, देन इसके अंदर अगर मैं मार्जिन को 0 कर देता हूं, तो अब देखो क्या फर्क दिखा, ये ऊपर चिपक गया, लेकिन अभी भी ऊपर थोड़ा सा गैप दिख रहा है। तो इसको हटाने के लिए आप पैडिंग भी 0 कर देते हैं, पैडिंग 0। तो ये गैप उसका नहीं था, बेसिकली मार्जिन हटाने से हमारा ये जो गैप था वो हट गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्राउजर है उसने सिर्फ और सिर्फ मार्जिन ही अप्लाई करके रखा है एक्स्ट्रा। देन और पढ़ते हैं, और चीजें क्या होती है, देखो जैसे कि यहां पर देखो डिसेंडेंट एंड चाइल्ड सिलेक्टर, इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये जो है, ये जो एरो बना रखा है इस तरीके से, यहां पर देखो एक ये टैग दे रखा है, आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ का टैग है, इसको कमेंट कर देते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, इस चाइल्ड को सिलेक्ट करना है। इस चाइल्ड को कैसे सिलेक्ट करूंगा, इसके अंदर ये पैराग्राफ है, तो क्या करूंगा, आर्टिकल को सिलेक्ट करके इसके अंदर जाऊंगा। तो यहां पर आओ, आर्टिकल को सिलेक्ट किया, देन इसके बाद ये वाला साइन लगाओ पैरा के अंदर। अब सिर्फ ये अप्लाई होगा पैराग्राफ टैग के अंदर खाली। तो इसको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब यहां पर मैं दिखाता हूं, ये जो पैराग्राफ है ये ब्लू कलर का हो चुका है। अगर मैं इसी आर्टिकल के अंदर एक H1 लिख देता, H1 लिख के मैं इसकी हेडिंग कर दिया, अब देखो ये रेड कलर का आ रहा है। रेड कलर का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर इसको पहले से ही रेड कलर का कर दिया गया था, इस वजह से इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब देखो ब्लैक कलर का आ रहा है, स्पेलिंग हेडिंग की ये होती है, ठीक है। अब देखो ब्लैक कलर का आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है,
चाइल्ड को सिलेक्ट किया है, मतलब कि आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। अगर मैं इसके बाहर कोई पैराग्राफ बनाता हूं, पैराग्राफ बनाया, इसके अंदर मैंने लिख दिया एक्सटर्नल पैरा, ठीक है, इसके अंदर CSS अप्लाई नहीं होगी। देखो इसके अंदर अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ इसके अंदर अप्लाई हुआ क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से ही सिलेक्ट किया है। आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। अगर मैं डायरेक्ट P टैग को ही सिलेक्ट करता और इसका कलर कर दिया मैंने ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। अब देखो ये तो ब्लू है एंड ये ग्रीन हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने सिलेक्ट किया है बाहर से। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। एंड अगर मैं H1 को भी सिलेक्ट करना चाहता हूं तो ऐसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं सिलेक्ट H1, तो आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। येलो कलर कर दिया है तो देखो येलो कलर हो गया है। लेकिन अगर मैं इसके बाहर भी एक H1 को सिलेक्ट करता हूं, इसका कर देते हैं कुछ भी, क्या कर दूं, हेडिंग 1 कर दिया इसका नाम। देखो दोनों के ऊपर ही अप्लाई हो गया है, H1 इसके ऊपर भी, H1 इसके ऊपर भी, सेम कलर। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से करता, ऐसे अप्लाई करता, तो देखो सिर्फ नीचे वाले के अंदर अप्लाई हुआ है आर्टिकल के अंदर। लेकिन ये भी अच्छा वे नहीं है। आप ये कर सकते थे, यहां पर एक क्लास दे दो, क्लास कर देता हूं इसको H क्लास दे दी है। और अगर मैं डायरेक्ट इतना ना लिख के डायरेक्ट ये करता .h, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही अप्लाई होता है ना, क्योंकि इसको मैंने क्लास डिफाइन कर दिया तो सिर्फ इसकी CSS करनी है, तो इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अगर आपको आलस आ रहा है क्लास देने में तो आप वैसे भी कर सकते थे। और हम पढ़ते हैं आगे। अब ये देखो ये क्या है, अल्टीब्यूट सिलेक्टर। अल्टीब्यूट को सिलेक्ट करना मतलब कि जैसे कि यहां पर मेरा ये है, इसके अंदर मैंने बना दिया है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक। अभी ये कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ये टाइप है ना, तो इसको सिलेक्ट करना है। इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, इनपुट टाइप। अब मैंने इस टाइप को सिलेक्ट कर दिया, इसका कलर कर देता हूं बॉर्डर का कलर, बॉर्डर कलर, ऐसे नहीं, बॉर्डर कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं, रेड कर दिया। तो अब देखो ये कैसे दिख रहा है, इसका ये जो कलर था बॉर्डर का वो चेंज हो गया है। और इसके अंदर एक चीज और होती है, क्या होता है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर लिखा, इसमें प्लेस होल्डर नेम कर देते हैं। तो अभी देखो ये ब्लैक कलर का नेम लिखा आ रहा है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा, क्योंकि प्लेस होल्डर है। इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, ये भी एक तरह से अल्टीब्यूट है। इनपुट टाइप प्लेस होल्डर। अब क्या करें, इसका कलर ग्रे कर दिया है। ग्रे तो दिखेगा नहीं क्योंकि पहले से ही ग्रे होता है ये, ब्लू कर देते हैं। अभी भी नहीं दिखा भाई, छोड़ो, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। ये वैसे बहुत कम यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ होती है सूडो क्लास, ठीक है। सूडो क्लास क्या होगा, अगर जैसे कि अभी प्लेस होल्डर था ना, तो इसको मैं सूडो क्लास से सिलेक्ट करते हैं। इंडेक्स के अंदर ये देखो प्लेस होल्डर यहाँ पर डबल करके है, तो प्लेस होल्डर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। होवर करता हूं, होवर, ठीक है। रेड की जगह इसको कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, ये जो इंडेक्स था इसको होवर करने पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाना चाहिए,
तो इसने क्या किया है, ये इंडेक्स था इसलिए काम नहीं कर रहा है। इसको अगर मैं अप्लाई करता हूं, आर्टिकल टैग पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आर्टिकल टैग ये था, देखो इस पे मैंने जैसे ही होवर किया ये ब्लू हो गया। होवर मतलब जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो ये ब्लू हो गया, हटा तो हट गया, गया तो हो गया, हटा तो हट गया, ठीक है। और भी चीजें हम कर सकते हैं। इसमें जो कलर था वो वाइट कर देते हैं, कलर मतलब जो भी टेक्स्ट है वो वाइट हो गया। देखो इस पे क्लिक किया, वाइट क्यों नहीं हुआ भाई। देखो आर्टिकल के अंदर जो कलर है उसको वाइट कर दिया, लेकिन इसके अंदर के जो एलिमेंट्स थे उसको पहले से डिफाइन किया गया है। ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ ब्लू है, तो इस वजह से। एंड इसके अंदर ये जो क्लास देके कर रखा था ये क्या था, ये ब्लू कर दिया था इस वजह से। अगर मैं इसको अप्लाई ना करके ऐसा कर दिया तो देखो अभी ये ग्रीन आ रहा है। क्यों ग्रीन आ रहा है, क्योंकि पहले से पैराग्राफ को ग्रीन करा है, तो इस वजह से पैराग्राफ ग्रीन आ रहा है। और मैं होवर किस पे करा रहा हूँ, आर्टिकल पे करा रहा हूँ। अगर मैं होवर पैराग्राफ के ऊपर कराता तो क्या होता कि ये कलर व्हाइट हो जाता। तो अभी ये भी करके दिखा देता हूँ। देखो पी को अगर मैं होवर करूं तो क्या होगा, कलर ब्लू के जगह व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो होवर किया तो ये कलर व्हाइट हो गया। देखो अभी मैंने ऊपर आर्टिकल पे सिलेक्ट है, नीचे अगर मैं पैराग्राफ पे होवर करूं तो पैराग्राफ भी टेक्स्ट क्या होगा, व्हाइट हो गया। एंड यहाँ देखो नीचे वाला गायब हो गया, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है एंड ये भी व्हाइट है, इस वजह से। एंड और चीज देखते हैं यहाँ पर सूडो क्लास में ही बहुत सारी चीजें होती है, सारी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला क्या था, होवर। दूसरा क्या है, एक्टिव। एक्टिव को मैंने देखो एक्टिव कैसे, पैराग्राफ के ऊपर ही एक्टिव करके डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर मैं कलर को रेड कर दिया गया है एंड फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया गया है। आप देखो होवर कर रहा हूं तो ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखो क्लिक कर रहा हूं तो रेड हो गया, है ना। क्लिक किया रेड हो गया, होवर किया तो व्हाइट हो गया, क्लिक किया तो रेड हो गया, ठीक है। तो यही है। अगली चीज देखते हैं। ऐसे हम किसी भी चाइल्ड को भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये है यूएल है, एल आई है, हम ऑड इवन करके लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स के अंदर इन सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ, देन यहाँ से इस सबको हटाना तो सही नहीं, कमेंट ही कर देते हैं या हटा देता हूँ। सब कुछ हटा दिया, कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं है अभी के लिए। एंड इंटरनल में जो था इसको भी हटा दिया। अब यहाँ पर देखो यूएल के अंदर एल आई मल्टीप्लाई 5 कर दिया तो इससे लिस्ट आ जाएगी 5, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट आ चुका है, यहाँ पर कर देते हैं आइटम 1, आइटम 2, थ्री, 4 एंड ये 5। अब देखो यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ इसके चाइल्ड को, तो कैसे सिलेक्ट होगा यहाँ पे चाइल्ड, यूएल के अंदर है एल आई, ठीक है। एंड इसके अंदर ऐसे nth चाइल्ड। nth चाइल्ड मतलब कौन से नंबर का चाइल्ड। अगर मैं 2 नंबर के चाइल्ड को सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ क्या करें, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो दूसरा जो चाइल्ड था वो ब्लू कलर का हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ऑड या इवन लिखता हूँ उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ऑड लिखा तो जो भी ऑड है उसके कलर चेंज हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता, सेम चीज उठा लिया, यहाँ इवन के कलर को मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। इवन के कलर को रेड कर देते हैं। देखो
इस तरीके से आपने देखी होगी स्टाइलिंग की अलग अलग ऑब्जेक्ट है एंड एक के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके अलग अलग है, लेकिन जो ऑड वाले हैं वो सेम है, इवन वाले हैं वो सेम है। तो इस तरीके से उनकी CSS अप्लाई होती है। अब क्या चीज है हमारे पास, ये रहा नोट्स। ये nth चाइल्ड वाला कर लिया हमने। फर्स्ट चाइल्ड मतलब कि पहला सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड लिखूँ तो सिर्फ पहला एलिमेंट सिलेक्ट होगा, ठीक है। एंड ये होवर बटन बना रखा है। होवर बटन को किस तरीके से, एक बटन है, ठीक है, ये देखो ये ID है एंड ये होवर है, तो होवर करके हमने बटन को कर दिया है। तो बटन बना के दिखा देता हूँ एक। यहाँ पर आया, मैं एक बटन को बनाते हैं। बटन सबमिट नाम से बना दिया है। तो ये बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसा बटन है, ठीक है। अब मैं इस पे होवर लगाता हूँ, तो यहाँ पर बटन होवर, कलर क्या होगा, येलो एंड कर्सर पॉइंटर। तो जैसे इस पे आया होवर हुआ, देखो येलो कलर का हो गया है ना, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। एंड ये जो हाथ का निशान आ रहा है ये कर्सर होता है, ठीक है। तो कर्सर को मैंने पॉइंटर कर दिया है, ठीक। ये जो कर्सर है हमारा इस पे गया तो ये पॉइंटर बन गया है, ठीक। तो यही है, इसको भी हम एक्टिव कर सकते हैं। बटन एक्टिव ग्रीन। अब एक्टिव कब होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो ग्रीन हो रहा है टैप करने पे, तो ये एक्टिव होता है, ठीक। एंड आगे अभी क्या पढ़ा हमने, सूडो क्लास के बारे में पढ़ा। अब सूडो एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट कैसे सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ बिफोर आफ्टर लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, जैसे कि पैराग्राफ है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर पैराग्राफ टैग में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख दिया है लॉरम करके। एंड ये हमारा वेब पेज पे शो हो रहा होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो क्या है, सिर्फ इतने पे ही ये अप्लाई हुआ है, ठीक है, सिर्फ शुरुआत वाले पे अप्लाई हुआ है, रीड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ रीड दिस जो कंटेंट लिखा था बिफोर, ठीक है, रीड दिस को ही सिर्फ इसने बोल्ड करा है। अब इसने क्या किया, जो पैराग्राफ है उससे पहले, बिफोर मतलब पहले, इसमें कंटेंट को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। कंटेंट क्या, रीड दिस लगा दो, कंटेंट क्या है, रीड दिस, और उसको क्या कर दो, बोल्ड कर दो। और एक होता है सेम आफ्टर, आफ्टर क्या होगा, बाद में, ये लास्ट में अप्लाई होगा। तो इसमें क्या कर देता हूं, इसको ही ले लेता हूं, यहां पर मैंने पेस्ट किया, रीड दिस को एंड कर देते हैं, ठीक है। ये कहाँ आएगा, देखो एंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एंड में अप्लाई होगा पैराग्राफ के। एंड और क्या चीजें थी हमारे पास, और ये है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या करेगा, पहले लाइन को बोल्ड करेगा, तो इसको मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैंने लगा दी। अब देखो कैसा दिख रहा है, ये पूरे के ऊपर अप्लाई हो चुका है, क्योंकि ये सब कुछ एक ही लाइन में लिखा हुआ है, इस वजह से, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में BR का टैग लगा दूं, BR मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। अब देखो जो नेक्स्ट लाइन में आया उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट लाइन के ऊपर ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। और क्या चीज है हमारे पास, फर्स्ट लेटर मतलब कि जो पहला लेटर है पैराग्राफ के उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो इसको ले लिया एंड यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, देखो फर्स्ट लेटर के ऊपर ये काम करेगा। तो जो फर्स्ट लेटर है पैराग्राफ का R, वो कैपिटल आ गया। एंड और क्या था हमारे पास, सिलेक्शन। सिलेक्ट तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो देखते हैं ये अप्लाई होगा ही नहीं, मे बी। इसको मैंने, देखो ये सिलेक्शन क्या शो कर रहा है, देखो कुछ भी अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये सिलेक्शन ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आप लिख दो, जैसे कि पैराग्राफ टैग था
और यहाँ पर जो भी हमें सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया बिफोर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर देखो बिफोर क्या था, ये पैराग्राफ से पहले का है, रीड दिस, इसको ही सिर्फ हाईलाइट कर दिया है, बैकग्राउंड कलर येलो से, एंड जो कलर था इसका वो कर दिया है इसने ब्लैक। और ये आर रेड क्यों है, क्योंकि फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करके मैंने रेड कर दिया था और उसको साइज बढ़ा दिया था इस वजह से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। मुझे पता है कि ये क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो अगर आपको एक बार में ये पूरी वीडियो नहीं देखनी तो टाइम स्टैम्प लगा के देख लेना, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो तब तक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी क्लास वाइज। ये क्लास 1 थी, ऐसी CSS की क्लास 2, 3, ऐसी जो भी जितने भी टॉपिक है इसके अंदर, ये सारे टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।